बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज अजीबोगरीब मंजर देखा पाकिस्तानियों ने और उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। सोशल मीडिया पे खासे लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, अपने अपने कमेंट दे रहे हैं। मैं ज़रा इस चीज़ को थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से देखता हूँ, लेकिन आपके सामने में रख देता हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज अचानक दिखाई दिए। ये पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे क्योंकि आइन के हवाले से गोल्डन जुबली की तकरीबात हो रही थी। लेकिन उनका जिन लोगों के बीच में वो बैठे थे, इन चीज़ों को लेकर खासी तनकीद हो रही है। जिन लोगों के दरमियान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बैठे हुए थे, ये नैबज़दा काबीना है। आसिफ अली जरदारी उनके साथ मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी सब जानते हैं, वफामत के बादशाह हैं, जिनका हाल ही में जो सबसे बड़ा कारनामा है वो वफादारियों को तब्दील करवाना है। हॉर्स ट्रेडिंग का अगर पाकिस्तान में कोई ट्रेड मार्क है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब है और इन्हें पाकिस्तान की सियासत में एक अलग किस्म का मुकाम हासिल है। इनके साथ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बैठना, एक जानिब इसहाक डार साहब साथ मौजूद थे। इसहाक डार वो शख्सियत है जो अदालत में ये बयान दे चुके हैं कि उन्होंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी। कुछ अर्सा पहले तक वो मफरूर भी थे और इश्तिहारी भी थे, लेकिन जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद उनको फैसिलिटेट किया गया, पाकिस्तान लाया गया और पाकिस्तान लाकर उनको वजीर बनाया गया। इसके लिए कानून के अंदर बड़ी गुंजाइशें भी पैदा की जाती हैं। काजी साहब के साथ मुख्तलिफ तस्वीर में मुख्तलिफ अहबाब बैठे हुए थे। कहीं पे पीपल्स पार्टी के लोग, कहीं पे PMLN के लोग, वजीर आजम भी साथ बैठे रहे, कभी फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग, कभी किसी और पार्टी के लोग। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक इजहार यकजहती है जो किया जा रहा है। बड़ी हैरत हुई है देखकर, मुझे भी बहुत हुई, पाकिस्तान के अंदर जो बाकी लोग हैं उनको भी बहुत हुई। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारे नुकात उठाए हैं। अजहर सिद्दीक साहब जो सीनियर लॉयर हैं, उनका ये कहना है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के यहाँ बैठने के बारे में कि पार्लियामेंट के असेंबली हॉल में मौजूद हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज इस दिन पार्लियामेंट में मौजूद है, उसी पार्लियामेंट में मौजूद है जिसने सुप्रीम कोर्ट का एक आईनी हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। ये एक सियासी खेल है जो खुलकर सामने आ चुका है। ये जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में एक और ट्वीट है अदर सिद्दीक साहब की, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ट्वीट्स की हैं। अत्ता तारड़ मौजूद हैं जी बिल्कुल काजी साहब के साथ ही। इस शख्स ने हाथ में आइन की किताब उठाकर गंदे इशारे किए थे। इसके बुजुर्गों ने, यानी रफीक तारड़ साहब आपको याद होंगे, उनका ब्रीफ केस बड़ा मशहूर रहा माजी में और वो मुबैना तौर पे जजेस को, अदालतों को मैनेज करते रहे, खरीदते रहे नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक। और उस दौर के जो पुराने सहाफ़ी हैं या जो तारीख को जानने वाले लोग हैं, वो ये किस्से आज भी सुनाते हैं और इसकी मिसालें देते हैं और ये तल्ख हक़ाइक़ पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, सिद्दीक जान साहब ने भी एक नुक्ता उठाया बाद में, वो मैं आपको बता देता हूं। जब ये तकरीब चल रही थी तो सिद्दीक जान ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, बिलावल, जरदारी और शहबाज शरीफ सब ऐवान से चले गए हैं। कन्वेंशन तो अभी तक जारी है। क्या अंदर कोई खुफिया मुलाकात हो रही है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ कोई नई साजिश तैयार हो रही है? ये सवालात उठाए सिद्दीक जान साहब ने। अब हो सकता है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अंडरस्टैंडिंग ना हो या उनको कुछ और बताया गया हो, जब वो वहां पहुंचे तो सूरत हाल कुछ और हो। इसका हल्का सा तस्करा भी उन्होंने किया है। लेकिन दुनिया भर में जजेस को एक खास किस्म की इज्जत हासिल रहती है, एक मुकाम हासिल रहता है और इस तरह के लोगों के बीच में जजेस नॉर्मली नहीं बैठते। उनके लिए अलग इंतजाम किया जाता है और उनको एक मनसब के हिसाब से उनको मुकाम मिलना चाहिए था। लेकिन वो उन लोगों के बीच में बैठे जिनकी शोहरत, मैं जरा थोड़ी सी आपको बता देता हूं, जो लोग शब खून मारकर रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में इक्तदार में आए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज उनके बीच में बैठे थे, जिन्होंने आते ही अपने तमाम केसेस फारी तौर पे ख़त्म करवाए। केसेस ख़त्म करवाने के लिए उन्होंने वो कवानीन ही ख़त्म कर दिए जिन कवानीन की वजह से वो गिरफ्त में आते थे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज उन लोगों के बीच में बैठे थे जिन्होंने साबिक वजीर आजम पर 144 जाली मुकदमा दर्ज करवा रखे हैं। उन लोगों के साथ बैठे थे जिन्होंने सियासी मुखालिफिन पर बदतरीन फस्तायत का मुजाहरा किया है, जिन्होंने इस मुल्क में सहाफत मुश्किल बना दी। सहाफियों के ऊपर इन्होंने गद्दारियों के और बगावतों के मुकदमे दर्ज करवाए हैं। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की हैं अपने सहूलतकारों के साथ मिलकर। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल किया है। खवातीन की बेहुरमती बार बार की गई है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उन लोगों के बीच में बैठे जिन्होंने गरीबों के साथ कुछ वादे किए और ख्वाब दिखाए और उसके बाद इक्तदार में आने के बाद वो तमाम ख्वाब तोड़ दिए। जिन्होंने मंडियां लगाई
और बार बार लगाई, जिनकी ऑडियोज और वीडियोस तक मौजूद हैं कि ये कैसे मंडियां लगाते थे और कैसे इंसानों को खरीदते थे, हॉर्स ट्रेडिंग करते थे, जिन्होंने महंगाई 3 गुना ज्यादा कर दी है, पाकिस्तान की मईशत को डबो कर रख दिया है। कादी फायद ईसा साहब इन लोगों के दरमियान में बैठे थे, जिन्होंने इसी ऐवान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन की है, बार बार की है और आज फिर की है। मुझे नहीं लगता कि कादी फायद ईसा साहब को इन लोगों के दरमियान बैठना चाहिए था। बहरहाल वो एक मुअज़्ज़िज़ जज है, ये उनका अपना फैसला है, वो जहां चाहे शिरकत कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मिसालें हमें इस तरह से मिलती नहीं हैं जैसी यहां पे कायम की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। कादी फायद ईसा साहब ने बाद में ये कहा, बेशक वो ये कह दे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने एक तासुर ये कायम किया है कि पीडीएम की जमातों की तरफ उनका झुकाव है और पीडीएम की जमातें जो हैं वो भी हर जगह पे कादी फायद ईसा साहब का नाम बुलंद करती हैं। तो ये चीजें जजेस को सियासी लोगों के साथ जोड़ देती हैं और बाद में जब जजेस फैसले करते हैं तो उन जजेस के फैसलों के ऊपर एतराज किया जाता है। फर्ज कीजिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी कोई तकरीब रखी होती और कोई जज उसमें आ जाते तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बयानिया क्या होता। वो ये कहते कि आज गठजोड़ खुलकर सामने आ गया, आज पता चल गया कि ये जज इन लोगों के साथ मिला हुआ है, आज पता चल गया कि ये सब एक साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं, आज पता चल गया कि जमहूरियत और आइन के खिलाफ रची जाने वाली साजिश के अंदर ये किरदार भी मुलव्विस था। इस किस्म के स्टेटमेंट आने थे मरियम नवाज, नवाज शरीफ, बिलावल, बाकी लोगों की जानिब से। बहरहाल कादी फायद ईसा साहब ने जब वहां पे सियासी तकारीर की गई और इवन अदालत के ऊपर बार बार इस फोरम के ऊपर तनकीद की जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है, तो उन्होंने कहा मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूं। अब सियासी लोगों में आए हैं तो सियासी बातें ही उन्होंने करनी थी। उन्होंने कहा कि इदारे की तरफ से कहना चाहता हूं हम इस किताब के साथ खड़े हैं, अल्लाह के बाद इस किताब का साया है, मैं कानून के तरीके से देखता हूं और सियासी तनाजुर में देखता हूं। सियासत आपका काम है, मेरा नहीं है, मैं चीजों को कानून की नजर से देखता हूं। उन्होंने कहा कि हम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमारा काम कानून के मुताबिक बरवक्त फैसला करना, आपका काम अवाम के मफाद में कानून साजी करना है। सारी कानून साजी तो उन्होंने अपने मफाद में की है काजी साहब, और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबाने के लिए, अदालती इख्तियारात को कम करने के लिए दोबारा कानून साजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारा काम है आइन और कानून के मुताबिक जल्दी जल्दी फैसले करें। फिर कहा कि हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी आपस में करते हैं, अपनी गलतियों और नादानियों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। कादी फायद ईसा ने कहा कि आइन की गोल्डन जुबली में शिरकत के लिए हाजिर हुआ, दूसरे जज साहिबान इसलिए नहीं आ सके, शायद वो मसरूफ थे। मैंने पूछा था क्या बातें होंगी, बताया गया आइन की बातें होगी, मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और डिस्क्लेमर भी दे दिया कादी फायद ईसा साहब ने। उन्होंने कहा हो सकता है कि अगर यहां बैठने वाले अफराद के खिलाफ फैसला आ जाए तो आप कहें कि हमने तो आपको बुलाया था, फिर हमारे खिलाफ फैसला दिया, शायद मेरे खिलाफ तनकीद हो, हम दस्तूर के साथ खड़े रहेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे। देखिए कादी फायद ईसा साहब कोई भी फैसला करेंगे ना, मुतनाज़ हो जाएगा मामला। पीडीएम के खिलाफ फैसला करेंगे तो कहा जाएगा कि स्कोर सेटल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, मसलियत है। इमरान खान के कोई भी फैसला सुनेंगे भी तो लोग कहेंगे कि नहीं, ये अब नहीं सुन सकते इसलिए कि इमरान खान के मुखालिफों के साथ जाकर बैठ गए हैं। अब इस सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि यानी अदालत को और कितना कंट्रोवर्शियल करना है। कादी फायद ईसा साहब का ये वाला फैसला तो मेरी बिल्कुल समझ से ही बाहर है, मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या हुआ है। इसी फ्लोर के ऊपर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तौहीन बार बार की जा रही है, नाम ले लेकर, और वहां पे कादी फायद ईसा साहब आने वाले चीफ जस्टिस खड़े। अब जिन लोगों ने उनके साथ तस्वीरें और वीडियो बना ली हैं, कल को उनके फैसले अदालतों में आएंगे तो क्या तासुर जाएगा। बहरहाल एक अजीब चीज हुई है आज, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हैरान परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। अब मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रही। 2007 में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे एक बात की परवेज मुशर्रफ के बारे में। उन्होंने कहा कि अल्लाह मियां आसमान से उतर कर आके इंसान को नहीं मारते। ये उन्होंने एक मिसाल देते हुए मुझे कहा था। उन्होंने कहा बंदे की मत्ती मार देते हैं, फिर वो गलत फैसले करता है और वो फैसले उसके गले पड़ जाते हैं। बहरहाल ये एक बात मुझे वैसे ही याद आई, मैंने आपको बता दी। अब शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर सदारत काबीना का इजलास फिर हुआ और इलेक्शन अखराजात से मुताल्लिक जो बिल है उसको अब पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया है। इसहाक डार ने काबीना को समरी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। काबीना से मंजूरी के बाद बिल को पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द करते हुए सेनेटर्स की तजावीज जुमेरात तक तलब कर दी। टाइम जो है उसको अब बाय कर रहे हैं
कि 13-14 तारीख तक तो ये मिल गया, फिर आगे भी टाइम बाय करेंगे। तो इलेक्शन करवाने का ऐसा लगता है कि इनका मूड कोई नहीं है। अब साथ ही एक करारदाद भी पेश की गई है कि कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त करवाए जाएं। तो ठीक है, 2 असम्बलियां तो वैसे ही तहलील हो गई है, आप बाकी तहलील करें और इकट्ठे इंतखाबात करवा दें। वैसे भी आसिफ अली जरदारी और बिलावल आजकल बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं अपोजिशन के साथ। इमरान खान साहब पहले दिन से तैयार हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो इलेक्शन की तारीख दें और बैठकर हमारे साथ मुज़ाकरात करें और तय करें कि कब पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने हैं। क्योंकि इमरान खान साहब को यह लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर पाएगी, बल्कि मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन में है, लिहाजा पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए और फिर बैठकर तय कर लेते हैं, और अगर कुछ आगे पीछे करना पड़ा तो चीजें मैनेज हो सकती हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने पे हुकूमत के लोग, पीडीएम के लोग बिल्कुल राजी नहीं थे उनकी जमात के साथ बात करने के लिए, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके सर पे था। एस्टेब्लिशमेंट का हाथ जिसके सर पे भी आता है ना, वो दूसरों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ताकत उसके पास है और सहूलतकारी उसे मिल रही है, तो उसे क्या जरूरत है दूसरों से मुज़ाकरात करके ग्राउंड को लूज करने की। और यही पॉलिसी जो है वो शहबाज शरीफ साहब वगैरह ने भी अपनाई हुई थी। बहरहाल शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें, अब आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं, और मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी थक गई है, वो परेशान हो गए हैं कि सारा कुछ हमारे गले पड़ता जा रहा है, सियासतदानों से ज्यादा बदनामी तो हमारी हो रही है। तो अब वो इनको कह रहे हैं कि यार खुदा का वास्ता मुज़ाकरात करके खुद ही इलेक्शन में आप लोग चले जाएं और इलेक्शन करवा लें। ये 4 महीने आगे पीछे की बात है, आप इलेक्शन के ऊपर एक दूसरे को राजी करें और जाकर इलेक्शन करवाएं, क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मजीद बदनामी वो अपने सर पे ना ले। लेकिन अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इसको अपने सर्वाइवल का मामला समझते हैं और उन्हें लगता है कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी और उन्हें बहुत सारे ऐसे सवालात का जवाब देना पड़ेगा जिनका जवाब उनके पास नहीं है। बिलावल ने भी यही कहा कि मुल्क में जारी जमहूरी और आईनी बहरान से निकलने का वाहिद हल मुज़ाकरात है। आईनी बहरान तो वैसे है कोई नहीं, आईन पाकिस्तान के मुताबिक फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके मुताबिक इंतखाबात ही होने हैं और वो भी 90 रोज के अंदर होने हैं। अब चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर चंद रोज आगे चले गए हैं, लेकिन इंतखाबात तो 14 मई को होने हैं। अगर फंड जारी नहीं करते तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज रात 12 बजे अदालत खोलती है या नहीं खोलती। होना तो यह चाहिए कि आज रात 12 बजे अदालत खोले और पूछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि आपको फंड्स मिले या नहीं मिले। वो कहे नहीं मिले तो फौरी तौर पर सुबह सबको बुलाकर इनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मौक़िफ़ दिया है फंड जारी ना करने के हवाले से। उन्होंने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करती और आज फंड्स नहीं देती तो वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं, ये हो जाएंगे उन्होंने कहा, और इनके ऊपर मुकदमा बनेगा। फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी बराह रास्त खजाने से की जाती है। इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायरेक्ट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स। ये फवाद चौधरी साहब ने क्लेम किया है। मैंने इसको रिसर्च किया जाके और देखा कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ये क्या है, ये फंड होता क्या है, पाकिस्तान में क्या है, इंडिया में क्या है, यूरोप में क्या है। ये जो कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं ना, डायरेक्ट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स, ये वो फंड्स हैं जिनके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली हुकूमत इसकी मंजूरी देती है और ये फंड्स फौरी तौर पे जारी कर दिए जाते हैं। तो फवाद चौधरी साहब जो तस्करा कर रहे हैं ये फंड्स वही हैं, तो बिल्कुल डायरेक्टली वो ठीक बात कर रहे हैं। मैंने उसको रिसर्च करके देखा है कि पार्लियामान ने इस अमल से खुद को आईनी तौर पर अलहदा कर रखा है। पार्लियामेंट आईनी तौर पर इस अमल से इसलिए अलहदा है कि जो मज़कूरा फंड्स हैं इनका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक आईनी तौर पर नहीं है। ये फंड्स हुकूमत जारी करती है और जो हुकूमत की तारीफ लिखी हुई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, उस तारीख के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इज गवर्नमेंट, यानी वजीर आजम और उनकी काबीना जो है वो गवर्नमेंट होती है। इसी तरह सूबाई हुकूमत जो है वो वजीर आला और काबीना ये गवर्नमेंट होते हैं, और पार्लियामेंट जो है वो एक अलग फोरम है, वहां पे बहुत सारी चीजें डिबेट के लिए ले जाई जाती हैं। लिहाजा ये जो डायरेक्ट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स हैं ये पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, इसकी मंजूरी काबीना दे देगी। अगर काबीना ने मंजूरी दे दी है तो ये फंड फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी कर दिए जाने चाहिए, और पैसों का तो मसला ही कोई नहीं है। जितने भी आईनी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि ये तो इतनी छोटी सी पीनट अमाउंट है कि गवर्नमेंट ये अमाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे सकती है,
और डायरेक्टली दे सकती है, इसके लिए कोई मसाइल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, ये एक बड़ा सवाल है, पता चल जाएगा। एक और मुसीबत बन गई है जी हुकूमत के लिए। हुकूमत ने कोशिश की कि 1990 से लेके 2000 तक का जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक ना करना पड़े, यानी 2001 तक का जो 1990 से लेकर रिकॉर्ड है तोशा खाना का, वो पब्लिक ना करना पड़े, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ था। इससे पहले वाला रिकॉर्ड तो इन्होंने मुबैना तौर पे टेम्पर्ड करके पेश कर दिया था ना, ये रिकॉर्ड देना नहीं चाह रहे थे कि इसमें बड़ा गंद घोला है पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने। अब हुआ ये कि ये अदालत में गए, उल्टा के इनको कोई फेवर मिलती, ये एक और बेंच के अंदर गए अपील लेकर, और जो बेंच बना उस बेंच ने, 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला जारी किया, उस फैसले के मुताबिक इन्हें अब कह दिया गया है कि आप 1947 से लेकर 2000 तक का रिकॉर्ड लेकर आए। यानी पहले इनको सिर्फ 1990 से लेकर 2001 तक का रिकॉर्ड लेकर आना था, और अब 1947 से लेकर 2001 तक का रिकॉर्ड लेकर आना है। ये फंस गए बहुत बुरी तरह उसी तोशाखाना जिसमें ये इमरान खान को फंसाना चाहते थे। बकाफाते अमल आप देखिए कि इमरान खान उसमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब उसी तोशाखाना के अंदर ये तमाम जमातें खुद धंसती चली जा रही हैं। जिस दिन आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ, याद रखिएगा उस दिन ये नहीं बचेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का